तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ यूक्रेन में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की और पुतिन युद्ध की आग को भड़काने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना पिछले 3 दिनों से रूस में जबरदस्त ड्रोन हमले कर रही है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के ऊर्जा ठिकाने हैं। इस बात से भड़की रूसी सेना ने यूरोप को जलाने का अभियान लॉन्च कर दिया है। अब यूक्रेन के बारूद से यूरोपीय देशों पर हमले करने की रणनीति है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसे संभव है। सुपर प्राइम टाइम की पहली रिपोर्ट इसी से जुड़ी है, देखिए। ये विस्फोट अब यूरोप में होने वाला है। ऐसे ही धमाकों से अब यूरोप में नेटो के देश टहलने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की ये आग अब यूरोप के कई देशों को जला सकती है। पुतिन और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। रूस अब यूरोपीय देशों को यूक्रेन के बारूद से जलाएगा। यूक्रेन ने 25 और 26 अगस्त को रोस्टोव समेत रूस के कई शहरों में जबरदस्त ड्रोन हमले किए। रूस अब यूक्रेन के इन्हीं हमलों को विश्व युद्ध में बदलने का प्रयास कर रहा है। (25 अगस्त 2025) इस तारीख को यूक्रेन ने रूस के उस्त लुगा पोर्ट की तरफ ड्रोन फायर किया, लेकिन ये ड्रोन रूस के बजाय एस्टोनिया पहुंच गया। यूक्रेनी ड्रोन ने विस्फोट किया तो नेटो देश एस्टोनिया टहल गया। सवाल यही है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन रूस के उस्त लुगा की तरफ दागा था, वो बीच आसमान में रास्ता बदलकर एस्टोनिया कैसे पहुंच गया। अब इससे जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने युद्ध में यूक्रेन के ड्रोन को हाईजैक करने वाला सिस्टम उतार दिया है। रूस के इसी ड्रोन हाईजैकर ने यूक्रेनी ड्रोन को न सिर्फ मिड फ्लाइट में हाईजैक कर लिया, बल्कि उसे एस्टोनिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो रूसी सेना ने अब युद्ध भूमि में ड्रोन को हाईजैक करने वाला सिस्टम उतार दिया है। इस सिस्टम के जरिए यूक्रेन जो ड्रोन रूस की तरफ फायर करता है, उसे हाईजैक किया जा रहा है। रूसी सेना इस सिस्टम की मदद से यूक्रेन के ड्रोन को डाइवर्ट कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन्स को यूरोप में मौजूद नेटो देश की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। रूसी सेना अब इसी प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन से यूरोपीय देशों को जलाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। यूक्रेनी फोर्स लगातार रूस में ड्रोन से हमला कर रही है। यूक्रेन के हमले की वजह से युद्ध की आग भड़कती जा रही है। अब यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को रूस यूरोप की तरफ डाइवर्ट करने के प्लान पर काम कर रहा है।
यूक्रेनी पोस्ट ड्रोन से विस्फोट कर रूसी धरती को किस तरह से जला रही है, अब इसे समझिए। यूक्रेन ने रोस्तोव में धावा बोला, कई इमारतों में आग लग गई। रोस्तोव में यूक्रेन के हमले से रूस की ऑयल रिफाइनरी धधक उठी। रियाजान में यूक्रेन ने रूस की हथियार फैक्ट्री को जलाकर भस्म कर दिया। हमले में 300 टन बारूद तबाह हो गया। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के ग्रैड एमएलआरएस को नष्ट कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने Su-25 से रूसी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की। सूमी में यूक्रेन ने MiG-29 से गाइडेड बम गिराकर उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूस की इन्फेंट्री यूनिट मौजूद थी। ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। रूस अब यूक्रेन के इन्हीं हमलों का इस्तेमाल कर यूरोप में तबाही मचाना चाहता है। यही वजह है कि पुतिन सेना ने युद्ध के मैदान में ड्रोन हाईजैकर उतार दिया है। वो हाईजैकर जो यूक्रेनी ड्रोन को हाईजैक कर यूरोप में मौजूद नेटो देशों में भेज रहा है। तो यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप तक कैसे पहुंच गई है, जरा आप इसे समझिए। रूस और यूक्रेन के ड्रोन एक जैसे हैं। दोनों के ड्रोन में एक ही तकनीक का इस्तेमाल होता है। ड्रोन में लगे ज्यादातर पुर्जे एक जैसे हैं, इसलिए कौन सा ड्रोन रूस का है और कौन सा यूक्रेन का, यह पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसे में रूस यूरोप में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। रूसी सेना अपने हमले को यूक्रेन का बता सकती है। जिस वक्त यूक्रेन रूस में जबरदस्त हमले कर रहा है, जिस वक्त रूस बड़े षड्यंत्र पर काम कर रहा है, उसी वक्त ट्रंप ने रूस और ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप के दूत वेटकॉफ ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। जाहिर है ट्रंप साल के अंत तक युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की सुरक्षा गारंटी पर अड़े हैं। ज़ेलेंस्की सिक्योरिटी गारंटी के नाम पर यूक्रेन में यूरोप की सेना चाहते हैं। ये बात पुतिन को मंजूर नहीं है। ऐसे में जंग की ये आग शांत होती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि पुतिन और उनकी सेना ने यूरोप को यूक्रेन के ही ड्रोन से जलाने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ये वो प्लान है जो युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। और कोर्स में यूक्रेन का ड्रोन हमला, बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में रूसी ट्रक नष्ट। रॉकेट ले जा रहा था रूसी ट्रक। Егор, отходи. तो डोनेट्स्क के करीब 75% इलाके पर रूस का कंट्रोल है, लेकिन अब यह इलाका रूस यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है और इसकी वजह है पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की की जल क्रांति। दरअसल यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क की लाइफलाइन कही जाने वाली डोनेट्स्क डोनबास नहर पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में पानी की भारी किल्लत हो चुकी है। पुतिन ने 48 घंटे में सेना को नहर का नियंत्रण रूसी कब्जे में लेने का आदेश दिया है। डर है अगर डोनेट्स्क में पानी की सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ यहां विद्रोह भड़क सकता है।
यूक्रेन जंग का डोनेस्क फ्रंट इस वक्त युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। वॉर ग्राउंड के इस हिस्से में भीषण जंग जारी है। पुतिन की सेना ने एक साथ डोनेस्क में कई फ्रंट लाइन पर मोर्चा खोल दिया है। रूसी सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि रूस ने अचानक डोनेस्क में इतना बड़ा अभियान क्यों शुरू कर दिया। इसकी वजह है सिविर्स्की डोनेट्स्क डॉनबास नहर, जो इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है। सिविर्स्की डोनेट्स्क डॉनबास नहर को डोनेस्क की लाइफलाइन कहा जाता है। इस नहर के एक हिस्से पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना ने नहर का पानी रूसी कब्जे वाले हिस्से में जाने से रोक दिया है, जिसकी वजह से रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में पानी की किल्लत हो गई है। ये डोनेस्क की तस्वीरें हैं। वीडियो में देखा जा सकता है टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से लोग इसी तरह जीने के लिए मजबूर हैं। ये रूसी कब्जे वाले हिस्से से गुजरने वाला डोनेट्स्क डॉनबास नहर का हिस्सा है। नहर में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, ये लगभग सूख चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो पाइपलाइन के जरिए 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है, वो भी महज कुछ घंटों के लिए। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से डोनेस्क की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डोनेस्क के गवर्नर की माने तो रूस को पूरे डोनेस्क को अपने कब्जे में लेना होगा, ताकि नहर में पानी की किल्लत दूर की जा सके। माना जा रहा है कि अगर अगले 48 घंटे में पानी की किल्लत दूर नहीं हुई तो डोनेस्क में रूस के खिलाफ विद्रोह शुरू हो सकता है। ऐसे में पुतिन ने अपनी सेना को अगले 48 घंटे में डोनेस्क की नहर को यूक्रेनी कब्जे से आजाद करवाने और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे का आदेश दिया है। और डोनेट्स्क नदी पूर्वी यूक्रेन में पानी की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ये नदी बेलग्रेड से निकलती है और यूक्रेन के खार्किव, डोनेस्क और लुहांस्क से होते हुए वापस रूस के रोस्तोव में जाती है। डोनेट्स्क नदी डोनेस्क के उत्तरी हिस्से से होकर बहती है, जिससे उत्तरी डोनेस्क के लोगों को पानी मिलता है। डोनेस्क के दक्षिण में एक और नदी मौजूद है जिसका नाम कालमियुस नदी है। इससे दक्षिण में मौजूद लोगों को पानी की सप्लाई होती है, लेकिन डोनेस्क के बीच वाले हिस्से में रह रहे नागरिकों और यहां मौजूद खदानों में पानी की सप्लाई का कोई स्रोत नहीं था। ऐसे में 1955 में डोनेट्स्क डॉनबास नहर का निर्माण किया गया। 135 किलोमीटर लंबी यह नहर डोनेट्स्क नदी से शुरू होती है और कालमियुस नदी तक जाती है। यही नहर मध्य डोनेस्क में खेती और पानी का प्रमुख जरिया है। फिलहाल रूस के कब्जे में डोनेस्क की 75% जमीन है, जिसमें मध्य डोनेस्क का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। रूस ने डोनेट्स्क डॉनबास नहर का पानी रोक दिया है, जिसकी वजह से यहां पानी की भारी किल्लत हो चुकी है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने डोनेस्क में अभियान तेज कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने डोनेस्क में करीब 7 अलग अलग जगहों पर फ्रंट लाइन को तोड़ दिया है। करीब 400 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई है। डोनेस्क के मिर्नोग्राड में रूसी सेना ने फैब 3000 बम से हमला किया। इस हमले में रूस की एक पोस्ट तबाह हो गई। रूस की एयरफोर्स डोनेस्क में यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर क्लस्टर बम से हमले कर रही है, ताकि यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेला जा सके। ये वीडियो भी डोनेस्क का है। रूसी सैनिकों ने हमला कर यूक्रेन की कई हॉवित्जर तोपों को तबाह कर दिया।
रूसी सेना ने सबसे बड़ा हमला दोब्रोपिल्या पर किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस यहां कोयले की खदानों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रूसी हमले की वजह से बड़ा हादसा होते होते बचा, जिसमें 100 से ज्यादा जानें जा सकती थी। दावा है कि हमले के वक्त खदान में करीब 150 मजदूर काम कर रहे थे। 4 मजदूर खदान के बाहर थे, जबकि 146 अंदर थे। ये 146 मजदूर हमले की वजह से खदान के अंदर फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। डोनेट्स्क की नहर पर कब्जे के लिए रूस न सिर्फ डोनेट्स्क पर हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर सुमी, खार्किव और निप्रोपेट्रोवस्क भी है। और डोनेट्स्क में नहर का पानी रोकने के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए। रूस की ड्रोन ब्रिगेड का पहला टारगेट सुमी है। यहां बिजली संयंत्रों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस का दूसरा टारगेट है खार्किव। यहां रिहायशी इमारतों और प्रशासनिक भवनों पर हमले किए जा रहे हैं। और डोनेट्स्क के पास मौजूद निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। यहां बिजली संयंत्र, औद्योगिक क्षेत्र और रिहायशी इमारतों को यहां टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ रूस डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए बड़े हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन लुहांस्क के घने जंगलों वाले हिस्से में मौजूद सड़कों को टारगेट कर रहा है, ताकि रूसी सेना की आवाजाही रोकी जा सके। ये सर्बियांस्की फॉरेस्ट की तस्वीरें हैं। सड़क की सुरक्षा के लिए यहां जगह जगह जाल लगाए गए, ताकि ड्रोन हमलों को रोका जा सके। इधर रूस ने ECPT यानी यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर संधि से खुद को बाहर कर लिया है। रूस ने इस संधि को 1998 में स्वीकार किया था। इस संधि का उद्देश्य जेलों में मौजूद कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना है। संधि के मुताबिक जेल में बंद कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्हें यातना देने पर प्रतिबंध है। इस संधि से रूस के अलग होने का मतलब होगा अपनी जेलों में बंद कैदियों पर टॉर्चर की आजादी, जिसका इस्तेमाल वो अपनी जेलों में बंद यूक्रेनी कैदियों के खिलाफ कर सकता है, ताकि यूक्रेनी सेना में खौफ भरा जा सके। रूस यूक्रेन का युद्ध सिर्फ आपदा ही नहीं है, बल्कि लॉर्ड ऑफ वॉर अमेरिका के लिए बड़ा अवसर भी है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका को यूरोप में बड़ा ऊर्जा बाजार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस पर अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध लगे, उससे घाटा उठाना पड़ रहा है। ट्रंप डबल गेम के जरिए रूस के साथ ही ऊर्जा कारोबार बढ़ाने का दांव चल चुके हैं। लेकिन ऊर्जा संकट में फंसे यूरोप के हिंटरलैंड देश यानी काला सागर तट पर बसे देश जंग छेड़ सकते हैं। ये जंग हथियारों की नहीं, एनर्जी की हो सकती है। इनमें सबसे पहला देश है हंगरी। देखिए क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। रूस की जलती हुई रिफाइनरियां, महीनों से धधकते सुलगते ऑयल डिपो। यूक्रेन के इन हमलों से रूसी रिफाइनरियों का 10% पेट्रोलियम उत्पादन घट चुका है और रूस अपना तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर रहा है। इस संकट को अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप।
रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका ने यूरोप को महंगी LNG और पेट्रोलियम की सप्लाई बढ़ा दी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में बड़ा समझौता करने की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। यानी हमेशा की तरह ये आपदा भी अमेरिका के लिए अवसर है। यूक्रेन के हमलों से अमेरिका लाभ कमाने के अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन पूरे यूरोप के लिए यह बारूदी बवंडर संकट बनता जा रहा है। इससे पूर्वी यूरोप के देश ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र में ऊर्जा संकट खड़ा होता जा रहा है। यूक्रेन हंगरी विरोधी नीतियों का प्रायोजक है। बुडापेस्ट किसी भी दिन यूक्रेन को ऊर्जा संकट में उलझा सकता है। बयान से साफ है कि हंगरी ने यूक्रेन के खिलाफ बैटल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। हंगरी यूरोपियन यूनियन का इकलौता देश है जो यूक्रेन को हथियार नहीं देता। हंगरी की विक्टर ओरबान सरकार रूस समर्थक मानी जाती है। हंगरी और यूक्रेन के संबंध जनवरी 2025 से और ज्यादा खराब हुए हैं। रूस से आने वाली गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ट्रांजिट करार से इनकार कर दिया और हंगरी को गैस सप्लाई रुक गई। अब हंगरी यूक्रेन को बड़े ऊर्जा संकट में फंसा सकता है, जिसका हथियार होगा बिजली का एक प्लग। तो हंगरी से यूक्रेन बड़े पैमाने पर बिजली आयात करता है। यह सप्लाई कॉप जाहोनी बेतयेवो लाइन से यूक्रेन के कई इलाकों में जाती है। यूक्रेन की जरूरत की 40% बिजली हंगरी इन्हीं दोनों सप्लाई लाइन से आती है। इस लाइन का कमांड और कंट्रोल सेंटर बुडापेस्ट में है। बीते साल के आंकड़ों में यूक्रेन को सबसे ज्यादा बिजली निर्यात करने वाला देश हंगरी था। अब हंगरी एक स्विच दबाकर आधे यूक्रेन को बिजली संकट में डाल सकता है। सवाल यह है कि जंग का यह नया फेज क्यों शुरू हुआ है, तो इसका जवाब भी हंगरी के विदेश मंत्री ने दिया है। पीटर शिजार्टो ने कहा है कि द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन पर हमले का प्लान कई मेजों से होकर गुजरा होगा। द्रुजबा पर हमला करने से पहले यूक्रेन को 100 बार सोचना था। कीव को सोचना था कि इससे हंगरी की सरकार ही नहीं, बच्चा बच्चा प्रभावित होगा। यूक्रेन 2 बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला कर चुका है। 21 अगस्त को द्रुजबा पाइपलाइन पर पहला हमला किया गया। 24 अगस्त को द्रुजबा पर दूसरा हमला किया गया। इससे यूरोप के 8 देशों में कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई। हालांकि ओवरग्राउंड लाइन को कुछ घंटे में बहाल कर दिया गया, लेकिन रूस का कच्चा तेल यूरोप को पहुंचाने वाली ये आखिरी पाइपलाइन है। यूक्रेन के इस हमले से हंगरी भड़का हुआ है और उसे भी ऊर्जा संकट के अंधेरे में ढकेलने की धमकी दे दी है। द्रुजबा लाइन के ठप होने से यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हंगरी हुआ है। तो द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतवेव से शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है। इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है। इसीलिए यूक्रेन के हमलों से हंगरी नाराज है। रूस यूक्रेन की जंग में रूस विरोध के चलते यूरोप ने ऊर्जा आयात घटाया और इस तरह से अमेरिका के लिए यह बड़ा बाजार बन गया। 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका ने यूरोप को 13.4 मिलियन यानी 134 लाख बैरल तेल प्रतिदिन बेचा है। लेकिन ट्रंप का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। ट्रंप ने अब रूस के साथ भी एनर्जी सेक्टर में सौदे पर चर्चा छेड़ दी है। इस महीने रूस अमेरिकी अधिकारियों के बीच एनर्जी सेक्टर में सौदे पर चर्चा हुई है। ट्रंप चाहते हैं कि रूस अमेरिका की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी एक्सॉन मोबिल को सखालिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में शामिल करे। इसके बदले में रूस को LNG प्रोजेक्ट में काम आने वाले अमेरिकी उपकरण खरीदने की छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही रूस से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर खरीदने पर भी अमेरिका ने चर्चा की। ट्रंप युद्ध विराम पर रूस को सहमत करने के लिए ये सौदेबाजी कर रहे हैं और इसमें अपना फायदा भी देख रहे हैं।
लेकिन संकट में यूरोप घिर रहा है। और रूस के सामने तस्वीर साफ हो चुकी है। यूक्रेन को हराने के लिए अब पुतिन को यूरोप से मिल रही मदद को रोकना होगा। यही वजह है कि अब रूस में यूरोप के खिलाफ युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है। रूसी मीडिया ने अब लंदन के साथ पेरिस पर भी हमले की मांग की है। इसकी वजह पिछले दिनों मैक्रों का पुतिन पर दिया गया एक बयान है। रूसी मीडिया ने मांग की है कि पेरिस में मौजूद राष्ट्रपति के महल को नष्ट कर देना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटेन पर भी हमले की अपील हो रही है। रूस के दुश्मनों की लिस्ट में अब इटली का भी नाम शामिल हो गया है, क्योंकि इटली यूक्रेन में अपना युद्धपोत भेज रहा है। रूस में कई रिफाइनरी जल गई, गैस स्टेशन जले और रूस को तेल की किल्लत से जूझने के लिए यूक्रेन ने मजबूर कर दिया। रूस पर हर दिन हमले हो रहे हैं। रूसी सेना हर दिन सतर्क है और क्रेमलिन में डर भी है कि ना जाने कब किसी रिफाइनरी से धमाके की खबर आ जाए। अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन जिस हौसले और भरोसे के साथ मॉस्को लौटे थे, उससे कुछ ही दिनों बाद इस तस्वीर ने खत्म कर दिया था। यूरोप ने दिखा दिया कि ट्रंप पर दबाव बनाने वाली टीम कितनी बड़ी और ताकतवर है। अब ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका जाने वाले ये तमाम चेहरे पुतिन के दुश्मन बन चुके हैं। रूस जानता है कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी ताकत एकजुट हो चुकी है। रूस की मीडिया ने अब फ्रांस को टारगेट किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन को उड़ाने की अपील की है। पेरिस में एलएसी पैलेस पर हमले की मांग की गई है। पुतिन समर्थक पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने एक टीवी शो के दौरान फ्रांस को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। साथ ही शो में रूस की सरकार से यह मांग की गई है कि अब पेरिस के एलएसी पैलेस पर हमले का वक्त आ गया है। मैक्रो से यह नाराजगी एक इंटरव्यू की वजह से है। मैक्रो ने कहा था कि एक राक्षस और हिंसक जानवर हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अब इसी बयान की वजह से पुतिन समर्थक मैक्रो से नाराज हैं। हालांकि पुतिन समर्थित मीडिया जब भी यूरोप के खिलाफ कुछ कहती है तो उसे सरकारी एजेंडा भी माना जाता है। अब लंदन का ये खूबसूरत ब्रिज हो या फिर पेरिस का एलएसी पैलेस, दोनों पर मिसाइल बरसाने की धमकी रूस की बौखलाहट का भी नतीजा है। फ्रांस और लंदन के अलावा एक और देश अब रूस के टारगेट पर है और वो है इटली। इटली यूक्रेन में अपनी सेना और युद्धपोत भेज रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश पीएम स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बाद इटली की पीएम मेलोनी भी पुतिन के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल है। पुतिन के करीबी सर्गेई लावरोव साफ कर चुके हैं कि सीज फायर के लिए ज़ेलेंस्की से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्रांस इस युद्ध को और भीषण बनाने की तैयारी में है। फ्रांस मिराज 2000 फाइटर जेट से ऐलान करेगा कि यूक्रेन को 10 फाइटर जेट देने का वादा किया गया था, लेकिन अब फ्रांस यूक्रेन को 20 फाइटर जेट देने जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन को मिराज की ताकत मिलने वाली है तो दूसरी तरफ F-16 की संख्या भी बढ़ने वाली है। बेल्जियम F-16 यूक्रेन भेजने वाला है। 3000 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग मिली है।
बेल्जियम को अमेरिकी F-35 जेट मिलेंगे। मिराज और F-16 की संख्या बढ़ने से यूक्रेन की हवाई ताकत बढ़ेगी और यूक्रेन रूस के इलाकों पर भीषण हमले कर सकता है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन जल लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हमलों की शुरुआत करने वाला है। इसके बाद युद्ध किस दिशा में जाने वाला है, इसका संकेत पुतिन समर्थक मीडिया ने देना शुरू कर दिया है। फ्रांस के साथ ही एक बार फिर ब्रिटेन को टारगेट करने की मांग शुरू हुई है। ब्रिटेन पर हमले की तैयारी रूस बरसों पहले कर चुका है। बेलारूस में परमाणु हथियार, मिसाइल और फाइटर जेट की तैनाती इसी मकसद से की गई थी। बेलारूस से रूस ब्रिटेन पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। बेलारूस में रूस ने MiG-31K फॉक्स साउंड जेट को तैनात किया है। यह फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। किंजल को हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। रूस की किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 12 गुना ज्यादा स्पीड से प्रहार करती है। हाइपरसोनिक किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर है। किंजल 1000 पाउंड के एटम बम को लेकर उड़ सकती है। बेलारूस से लंदन पहुंचने में इसे सिर्फ 9 मिनट का वक्त लगेगा। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। इस बीच पुतिन समर्थक मीडिया ज़ेपोरिज़िया को लेकर भी कई दावे कर रही है। दावा है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया। यूक्रेनी सेना के हमले से ज़ेपोरिज़िया प्लांट को नुकसान हुआ। ज़ेपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ज़ेपोरिज़िया को लेकर हो रहे दावे को पुतिन के परमाणु वॉर प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की शुरुआत की, फिर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया और इन्हीं आरोपों और दावों के बीच ब्रिटेन को टारगेट करके यूक्रेन के मददगारों से बदला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। अंतहीन हो चुकी इस जंग में अब रूस ने बीमार कैदियों को भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी सेना में HIV जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है। इसमें रूसी जेलों में बंद कैदी भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने ऐसे सैनिकों की एक अलग ब्रिगेड भी तैयार की है। बयालीस महीनों से रूस सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। जंग की भट्टी में अब तक लाखों रूसी सैनिक अपना बलिदान दे चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि रूस जंग में गंभीर बीमारियों से ग्रसित कैदियों, सैनिकों और आम नागरिकों को भेज रहा है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस में सैनिकों की भारी कमी हो चुकी है। सेना में गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों को भर्ती किया जा रहा है। इनमें HIV और हेपेटाइटिस C से पीड़ित कैदी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस सिर्फ अपनी जेलों में बंद कैदी ही नहीं, बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित पूर्व सैनिक और आम नागरिकों को भी सेना में शामिल कर रहा है। इसके लिए खास तरह के पोस्टर भी जारी किए गए हैं।
इन पोस्टर में रूसी भाषा में यह भी लिखा गया है कि HIV और हेपेटाइटिस A, B, C से संक्रमित मरीजों को सेना में भर्ती की इजाजत है। रिपोर्ट में दावा है कि रूस ने बीमार सैनिकों की अलग टुकड़ी बनाई है। रूस इन सैनिकों को $2500 प्रति महीने तनख्वाह दे रहा है। दावा है कि रूस ने ऐसे सैनिकों को खास तरह के बैंड देकर जंग के मैदान में भेजा है। यूक्रेनी सेना ने ऐसे कई सैनिकों को पकड़कर उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीर हाल ही में यूक्रेन ने जारी की थी। दावा किया गया है तस्वीर में नजर आ रहा ये रूसी जवान गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में उसे लाल और सफेद रंग के बैंड दिए गए थे। दरअसल इन बैंड्स को देने की वजह बीमार सैनिकों की पहचान करना है, ताकि दूसरे रूसी सैनिक इनके संपर्क में आकर बीमार ना हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेनी मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आई है। 2022 में ही रूस ने ऐसे सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों में रूस ने 2,50,000 से ज्यादा कैदियों को फौज में भर्ती किया है, जिनमें से करीब 40% सैनिक हेपेटाइटिस C और HIV की बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि बीमार सैनिकों की वजह से स्वस्थ रूसी सैनिकों में भी बीमारियां फैल रही हैं। यूक्रेन जंग में लड़ रहे रूसी सैनिकों में बीमारियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन का ये दांव उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। और चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जबरदस्त तनाव है। इसी बीच वेनेजुएला के करीब ट्रंप ने अपने युद्धपोत भेजे हैं, जिसका चीन विरोध कर रहा है। अब चीन ने भी ताइवान के करीब एक नया युद्धपोत उतार दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन के 6 लाख छात्रों को अमेरिका में पढ़ने की इजाजत देकर नरमी का संकेत दिया है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले का उनके ही समर्थक विरोध कर रहे हैं। समंदर में एक बार फिर चीन का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका से टकराव के बीच चीन ने समंदर में उतारा अपना नया जहाज। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना लेने का दावा करने वाले चीन ने एक बार फिर सुपर पावर को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन ने यहां नए एम्फीबियस लड़ाकू जहाज को उतारा है। जहाज टैंक बख्तरबंद वाहन लेकर किसी द्वीप पर हमला कर सकता है। ताइवान के करीब इस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। इससे पहले वेनेजुएला के मामले पर भी अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप चीन के छात्रों की अमेरिका में एंट्री को लेकर बैकफुट पर आ गए हैं। ट्रंप ने चीन के छात्रों को अमेरिका में पढ़ने की इजाजत दे दी है। चीन के 6 लाख छात्र अब अमेरिका में पढ़ाई और रिसर्च कर सकेंगे। ट्रंप के समर्थकों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। अमेरिका में अब सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट वाले नारों का सच क्या है। चीनी छात्रों पर ट्रंप का फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर चल रही है। ट्रंप की कट्टर समर्थक लॉरा लूमर ने भी कई पोस्ट करके इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है, मैंने अपने देश में और ज्यादा मुसलमानों और चीनी लोगों को इंपोर्ट करने के लिए वोट नहीं दिया। कृपया अमेरिका को चीन ना बनाएं।
लूमर ने चीनी छात्रों को सीसीपी जासूस यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जासूस करार दिया और राष्ट्रपति ट्रंप के इमिग्रेशन पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग चीनी छात्रों के वीजा को सख्ती से कैंसिल करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा चीन और हांगकांग से आने वाले वीजा आवेदनों की जांच को और सख्त करेंगे। लेकिन ट्रंप एक बार फिर पलटी मार गए हैं और कारोबार की वजह से चीन के प्रति नरम हो गए हैं। और लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए ट्रंप के विशेष दूत टॉम बराक ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से बात की। बातचीत के बाद मीडिया के सामने आए तो कुछ ऐसा कह गए जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद भड़क गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। टॉम बराक के इस बयान पर लेबनानी मीडिया ने कहा है कि ये अरबियों का अपमान है। लेबनान के पत्रकारों ने टॉम बराक से माफी मांगने को कहा है। टॉम बराक से लेबनानी मीडिया ये गुजारिश कर रही थी कि वो पोडियम पर आ जाएं ताकि रिकॉर्डिंग में आसानी हो, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन बाद में उन्हें पोडियम माइक पर आना पड़ा और इसके आगे उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए। मीडिया से इस तरह के बर्ताव पर सीरिया में अमेरिका के विशेष दूत की दुनिया भर के मीडिया में आलोचना हो रही है। टॉम बराक हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने पर लेबनानी राष्ट्रपति से वार्ता कर रहे थे। लेबनान ने कहा कि रविवार तक हिजबुल्लाह को मनाकर अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने पर लेबनान से इजराइल सेना हटा लेगा। अरब के देश लेबनान में रोजगार पैदा करने के लिए निवेश भी करेंगे। इसी बातचीत का ब्यौरा जब मीडिया के सामने रखना था, उसी दौरान टॉम बराक भड़क उठे। उनका ये बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय है।